हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। पहले चेक करें कि आवाज मेरी आप तक ठीक ठाक पहुंच रही है कि नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कशिश, रिया, साक्षी, आप बताएं मुझे कि आवाज आपको प्रॉपरली ऑडिबल है। गुड आफ्टरनून। आवाज, हाँ जी, एकदम सर ठीक है, थैंक यू। मैं स्टार्ट करूं विदाउट एनी डिले, क्योंकि डेमो ही सही लेकिन ये क्लास हमें सिंसियरिटी से लेनी है, क्योंकि इस क्लास में वैसे आपको मैंने सिलेबस तो बता ही दिया था। इस क्लास में सिलेबस तो बताया ही जाएगा। सिलेबस तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। न्यू सिलेबस ही एप्लीकेबल है सबके लिए, ये बात भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। जो इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे, सेमिनार था हमारा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 और ग्रुप, बोथ ग्रुप देना रेलिवेंट है, ज़रूरी है, ये बात भी हमने डिस्कस किया था। ये है आपका पेपर नंबर 7, ये आ गया आपके सामने, पेपर नंबर 7, जिसमें हम डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का पढ़ते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम को हम 40 मार्क्स में पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने कस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू रखा है, सिर्फ जीएसटी भी रखते तो चल जाता। क्यों बच्चों को परेशान करना कस्टम के लिए। प्रोफेशनल में जब आप फाइनल में जाते हो उस मोमेंट में तो पढ़ना ही है आपको। लेकिन चलो ठीक है, जो भी उन्होंने पढ़ाया वो हमें पढ़ना पड़ेगा। 60 मार्क्स का डीटी है, इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्स से 60 नंबर, यानी ज्यादा मेहनत ज्यादा कवरेज, ज्यादा मेहनत और ज्यादा कवरेज। ओके, तो हमारी शुरुआत होगी इनकम टैक्स से। हमारी शुरुआत होगी इनकम टैक्स से। मैं आपके चैट पे लगातार ध्यान दे रहा हूं, अगर कोई दिक्कत बीच में आती हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जो भी शॉर्ट आउट कर सकूं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे लिए टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, हमारा जो कोर्स है वो है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। इन्होंने लगा दिया, नए सिलेबस में लगा दिया एंड प्रैक्टिस। मतलब जी खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से स्कोर लेकर आइए। प्रैक्टिस से सीधा मतलब उनका यह था कि हम एमसीक्यू इसमें नहीं डाल, तो आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा। अच्छा, ये शुरुआत के 3 डेमो हैं शायद, या जो भी है आपको बोला गया होगा वही चलेगा। वो तो यूट्यूब पर चलेगा, उसके बाद अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पे अगर किसी का मिस भी हो गया, जैसे आज की क्लास अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है नहीं ले पाए, वो कल की क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज उनको आज की क्लास लेने जरूर कहिएगा, क्योंकि आज हम करेंगे इनकम टैक्स का ABCD अल्फाबेट पढ़ेंगे इनकम टैक्स। ओके, तो टैक्स लॉ में इन्होंने रख दिया है डायरेक्ट टैक्स। सर, पढ़ाई आपने शुरू करवा दी और ये नहीं बताया कि हम पढ़ें कैसे आज की क्लास। आज की क्लास तो हो सकता है आप घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कोई स्टूडेंट कहीं पर और हो, घर पे ना हो और मोबाइल में देख रहे हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि अगर कॉपी और पेन लेकर आप बैठें मेरे साथ 1.5 घंटे, और मैं थोड़ी बहुत चीजें नोटिंग कराऊंगा, ज्यादा नोटिंग नहीं कराऊंगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बहुत ही बड़ा है, तो हम अगर नोटिंग में रह जाएंगे तो प्रैक्टिस हमारा रह जाएगा, छूट जाएगा। हमारा पर्पस होना चाहिए कि आपकी पकड़ आ जाए इनकम टैक्स और जीएसटी में। आपकी पकड़ का मतलब है जो भी क्वेश्चन हो आप उसे प्रॉपर ढंग से विद प्रेजेंटेशन सॉल्व कर सके। और इसके लिए हमें चाहिए मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज्यादा करना है, इसलिए हम जो नोटिंग का काम है वो कम करेंगे, कम करेंगे ना के बराबर करेंगे। लेकिन शुरुआत में कुछ थोड़ी बहुत चीजें आप नोट करना चाहो तो जरूर कर सकते हैं। टैक्स लॉ में डायरेक्ट टैक्स आपके 60 मार्क्स का, और जीएसटी एंड कस्टम
ये है 40 मार्क्स का। जब मैं जीएसटी शुरू कराऊंगा तो आपको एक बढ़िया सी बात बताऊंगा जो आपने कभी गौर ना किया हो। आपको अगर ये लगता है कि डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का है और इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का है तो वो सच नहीं है। आप अगर सिलेबस भी देखेंगे तो वो लिखा होगा डायरेक्ट, देखिए सिलेबस में शायद में भी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लिख दें, मैं चेक कर लूं एक बारी उन्होंने क्या लिखा है 60 मार्क्स में। यस, उन्होंने लिख दिया है इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी एंड कस्टम लिख दिया है। लेकिन दोस्तों फैक्ट ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम होता है। मतलब कस्टम जो कस्टम है ना, कस्टम ड्यूटी, उसे आप प्रॉपरली इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, जबकि कस्टम ड्यूटी आप अगर अपने पर्सनल कुछ चीजों को भी इंपोर्ट करोगे तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। वहां पर कोई ड्यूटी की शिफ्टिंग नहीं होती, आप बर्डन कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कस्टम को इनडायरेक्ट टैक्स बोला नहीं गया है, लेकिन 80% चांसेस हैं कि कोई व्यापारी मैन्युफैक्चरर बाहर का सामान मंगवा रहा है तो वो अपने बिजनेस में यूज करेगा, वहां बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इसलिए 80% चांस होता है कि वहां पर उसका फीचर इनडायरेक्ट टैक्स का भी है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में फंसा है बेचारा कस्टम। इसलिए हम हमेशा ही कहीं भी लिखा हुआ देखते हैं, यहां तो उन्होंने ठीक से नहीं लिखा है, कहीं भी लिखा हुआ देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। कोई बात नहीं, डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क का और ऐसा हम पढ़ेंगे जीएसटी एंड कस्टम जो है वो 40 मार्क्स। शुरुआत करेंगे हम डायरेक्ट टैक्स से। देखिए डायरेक्ट टैक्स एक जमाने में तो इनकम टैक्स के अलावा भी और भी टैक्सेस हुआ करते थे। एक जमाने में डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के अलावा और भी टैक्सेस आते थे, लेकिन आज की डेट में इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स। तो आप यूं कह लें कि इनकम टैक्स 60 नंबर का है सर, और जीएसटी एंड कस्टम जो है वो 40 नंबर। तो वो कहना गलत नहीं होगा। ओके, तो ये वीडियो पॉज करके बाद में कॉपी कर लीजिएगा, अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप टेंशन ना लो। आज हमारी पढ़ाई इनकम टैक्स के अल्फाबेट की है। अल्फाबेट मतलब अ ब स ए बी सी, इसकी पढ़ाई है। इनकम टैक्स में सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जो इनकम टैक्स पढ़ाता हूं या कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, या इनकम टैक्स के जो स्टडी मटेरियल आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया है, वो स्टडी मटेरियल कहां से बनाया गया है, सोर्स क्या है, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाते हो, उसका सोर्स क्या है। आपके सिलेबस में इनकम टैक्स, उसका सोर्स क्या है। क्या सर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, मैं उम्मीद नहीं करता कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एमसीक्यू में जमाने में कभी पूछते थे, बट नॉलेज वाइज आपको पता होना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं इनकम टैक्स का सोर्स क्या है। चाहे मैं पढ़ाऊं, कोई और पढ़ाए, चाहे स्टडी मैट हो, किसी की किताब हो, इनकम टैक्स का सोर्स आपको लगता है इनकम टैक्स एक्ट है, वो सच है लेकिन इनकम्प्लीट है। ये हमारा पहला पेज है, ये बुक मैंने शेयर किया है, आपको मिल जाएगा। इनकम टैक्स का सोर्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये फैक्ट है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं। इनकम टैक्स का सोर्स फाइनेंस एक्ट भी है, इनकम टैक्स का सोर्स इनकम टैक्स रूल 1962 भी है, सर्कुलर नोटिफिकेशन और केस स्टडी भी आपके इनकम टैक्स का सोर्स है। इसका मतलब इन सब चीजों को पढ़ने के बाद ही मैं अपने बुक को बनाता हूं, आपके इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनता है इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद। ये सारी चीजें हैं क्या? इनकम टैक्स एक्ट, ये तो मेन सोर्स है। असली हीरो कौन है? इनकम टैक्स एक्ट है। अब इनकम टैक्स एक्ट तो बना 1961 में, हर साल इसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। अमेंडमेंट्स जो लाया जाता है वो बजट के अंतर्गत अमेंडमेंट्स प्रपोज किया जाता है। बजट में अमेंडमेंट्स प्रपोज किया जाता है, फिर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल लग जाता है, फिर यही बजट जो प्रपोज किया गया, बजट में क्या क्या होता है आपने सुना होगा। बजट हर साल आता है, आपने सुना होगा, और चुनाव वाले वर्ष में 2 बार आएगा।
एक बार इंटरिम बजट जो आ चुका है और एक जब रिजल्ट अभी आ जाएगा इलेक्शन का उसके बाद आएगा, 2 बार आएगा बजट। तो चुनाव जिस वर्ष होता है इलेक्शन वाले ईयर में 2 बार बजट पेश किया जाता है। बजट में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, आपने सुना भी होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से कभी देखा भी होगा। लेकिन बजट में मेन चीजें क्या होती हैं? एक होता है, सबसे पहले होता है खर्चा बजट, एक्सपेंडिचर बजट, यानी पूरे साल हमारी सरकार देश के किस सेक्टर में कितने एक्सपेंडिचर इनकर्ड करेगी उसकी डिटेल दी जाती है एक्सपेंडिचर बजट में। सबसे पहले एक्सपेंडिचर बजट उन्होंने बना दिया कि भाई साहब 7 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट है फॉर एग्जांपल, यानी पूरे साल में इनका खर्चा होगा 7 लाख करोड़। इतना कम नहीं होता बेटा, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। 7 लाख करोड़ इतना नहीं होता, इससे बहुत ज्यादा होता है। तो एक्सपेंडिचर बजट बना लिया, फॉर एग्जांपल 7 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट बना दिया। अब उसके बाद बनाया जाता है बजट में इनकम बजट। भाई आपने ये तो बता दिया कि हम एजुकेशन के सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, मेडिकल पे इतना खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर पर ये खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च करेंगे, ये आपने बताया, ये अपना एक कैलकुलेशन किया कि पूरे साल में हम एक्सपेक्टेड ये खर्च करेंगे। अब खर्च करेंगे, पैसा कहां से आएगा? तो फिर बनता है इनकम बजट। इनकम बजट में आप बताते हो कि हम डायरेक्ट टैक्स से इतना रिकवर करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स से इतना रिकवर करेंगे, कस्टम से हम इतना रिकवर करेंगे। और अगर रिकवरी नहीं पूरी होती है बेटा तो इनकम बजट में सरकार बताती है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। कभी आपने सुना हो, शायद आपने सुना हो, और लॉ में आप पढ़ोगे भी कंपनीज एक्ट में, कि कंपनियों के शेयर्स हैं सरकार के पास, एक तो आईपीओ आप जानते हो, और एक आईपीओ जैसा ही बनाता है डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पर सरकार किसी कंपनी में अगर अपनी होल्डिंग रखती है, उसे बेचती है जब वो, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो कई बार सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट भी करके पैसा अरेंज करती है। खर्चा बजट बन गया बेटा, उसके बाद उस खर्चे को पूरा करने के लिए इनकम बजट बन गया। इनकम बजट में मान लीजिए नहीं पूरा हुआ तो बता देंगे कि भाई साहब लोन वगैरह भी थोड़ा लेना पड़ सकता है, तो उस तरीके से वो उसको प्रॉपर मिलाते हैं, मैच कराते हैं कि ये रहा खर्चा, ये रही इनकम। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बजट में आता है उसे कहते हैं फाइनेंस बिल। ये आपको सुनना चाहिए ठीक से। इनकम बजट, खर्चा बजट, ये नहीं भी सुना तो चलेगा, लेकिन आपको सुनना चाहिए फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल, पहले ये शब्द सुनना चाहिए। ये कहां होता है फाइनेंस बिल? कोई पूछेगा कहां होता है तो आप कहोगे बजट के अंदर होता है। बजट के डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में प्रपोज्ड अमेंडमेंट डालते हैं। इनकम टैक्स में सरकार चाहती है ये सारी चीजें बदली जाएं, जीएसटी में सरकार चाहती है ये सारी चीजें बदली जाएं। तो जो सरकार चाहती है, सरकार यानी जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो चाहती है वो फाइनेंस बिल में पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा। रूलिंग पार्टी तो कानून नहीं बना सकती, पार्लियामेंट कानून बनाता है। तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से ये फाइनेंस बिल पास होता है। पास होते समय क्या सर कुछ कटिंग भी हो जाती होगी? पॉसिबल है कि फाइनेंस बिल में 10 प्रपोजल आए, एक प्रपोजल की कटिंग हो गई, 9 प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट का मुहर लगता है, और प्रेसिडेंट के मुहर लगते ही ये फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। अब आपने लॉ को लॉजिकली समझ लिया कि फाइनेंस एक्ट फाइनेंस बिल को पास कराते ही बोलते हैं। इसका मतलब फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बात तो एक ही है, पास होते ही फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। बताइए फाइनेंस बिल में क्या था? अमेंडमेंट के प्रपोजल थे, वो प्रपोजल पास हो गए तो फाइनेंस एक्ट बन गया। तो क्या हर साल फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स और जीएसटी के अमेंडमेंट्स आते होंगे? यस। तो जो इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स हैं वो हमें इसके साथ मर्ज करके पढ़ना होता है। तो क्या हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं, साथ में हर साल का फाइनेंस एक्ट भी हमें पढ़ना होता है? सर इतना ज्यादा पढ़ना होता है? नहीं 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 नहीं। जैसे फाइनेंस एक्ट 2023 लास्ट अमेंडमेंट, अभी तो ये देखिए इलेक्शन वाला ईयर चल रहा है, अभी जो उन्होंने इंटरिम डाला है उसमें कुछ खास चीजें डाली नहीं है अमेंडमेंट को लेकर। अब सरकार बनने के बाद जो बनेगा ना वो मेन मैटर करेगा, दिसंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए।
दिसंबर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो दिसंबर के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 के ही सारे 23 तक के सारे अमेंडमेंट है। तो फाइनेंस एक्ट 2023 तक के सारे अमेंडमेंट्स मर्ज करके बुक में मैंने पेश किया है, और आपके स्टडी मटेरियल में भी, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी 2023 तक के सारे अमेंडमेंट मर्ज है उसमें। ठीक है, अच्छा, अब आइए इनकम टैक्स एक्ट तो आप समझ गए। इनकम टैक्स रूल क्या होता है? रूल एक्ट के सामने बच्चा है, रूल एक्ट के सामने बच्चा है, चेला है उसका। इसका मतलब सर एक बात तो पक्की हो गई, रूल कभी भी एक्ट को नहीं बदल सकता, इम्पॉसिबल। एक्ट में जो कहा गया है, अगर रूल में उसके अगेंस्ट कुछ लिख दिया जाए, गलती से कहीं से भी कुछ हो गई, गलती लिख दिया गया, तो भाई साहब रूल एक्ट को ओवरराइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज रूल जो है वो सपोर्ट करता है, सपोर्टिव होता है। रूल का काम है, देखिए एक्ट कौन बनाता है जल्दी से बताइए, अभी हमने डिस्कस किया था, एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट, सरकार नहीं बनाती। यानी रूलिंग पार्टी भी है और अपोजिशन पार्टी भी है, दोनों मिलकर एक्ट बनाते हैं। भले ही बदनाम सरकार हो जाए, ये इन्होंने ये बदल दिया, इन्होंने ये चेंज कर दिया, हद हो गई भाई, ये क्या तरीका है। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं, उन्होंने नहीं एक्ट बनाया, उन्होंने प्रपोजल रखा होगा, लेकिन दोनों सदनों से पास हुआ है, वहां पर रूलिंग और अपोजिशन पार्टी दोनों बैठी होती है। अगर सरकार ही एक्ट बनाने लगी तो फिर सरकार तो जो मर्जी बना देगी एक्ट। इसलिए कभी भी एक्ट सरकार नहीं बनाती, एक्ट पार्लियामेंट बनाता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट बनाती है। अब पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया, आपको मालूम होगा, आप जानते होंगे कि एक लेजिस्लेचर बॉडी होता है जो लॉ बनाता है, कानून बनाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है जो इसका पालन करवाता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कानून का पालन करवाता है देश में, वो है सरकार, वो है रूलिंग पार्टी, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, इनकम टैक्स एक्ट या फाइनेंस एक्ट, दोनों ही पार्लियामेंट ने बनाया, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को कहा कि भाई साहब इस कानून को पूरे देश में लागू करवाइए। कानून को लागू कराने में बहुत सारे सेक्शंस में लिखे होते हैं कि आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे जो हम आगे बताएंगे, आप रिटर्न फाइल करेंगे उस फॉर्म में जो हम बताएंगे, आप रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम लिमिट के अंदर जो हम बताएंगे। तो जहां जहां लिखा रहता है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ये वर्ड सुनिएगा, क्या बात है, तो पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे साथ, मजा आएगा। हाँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल। अच्छा, अब जो तीसरा नंबर बोला है आपने, जुडिशियल बॉडी, इसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी, और कमाल हो जाएगा अगर आपके पास नॉलेज है तो। वाह भाई वाह, मैं तो भूल ही गया सीएस के स्टूडेंट है, लॉ तो खून में है इनके। गुड गुड गुड, सही बात है, मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा, लॉ तो खून में है इनके। ये कोई सीए सीएमए के थोड़ा ना बच्चे, लॉ वाले हैं ये तो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सुनिए, मैं कहा था, मैं था पार्लियामेंट बनाता है कानून, है ना, पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, और एक्ट को कहा कि भैया इसको लागू कराओ पूरे देश में। तो लागू कौन कराता है जी? लागू कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आपने क्या नाम दिया? एग्जीक्यूटिव बॉडी, रूलिंग पार्टी। अब जहां भी एक्ट में लिखा होता है कि यह काम किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो काम क्या करना है वो तो एक्ट बता रहा है, लेकिन काम कैसे किया जाएगा वो जो रूलिंग पार्टी है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनके मत्थे, उनके हेडेक डाल देता है कि भाई आपको चलाना है देश में ये कानून। तो कानून तो बन चुका है, ये लागू करना है पूरे देश में, लेकिन कैसे लागू होगा ये प्रेस्क्राइब्ड आप करेंगे। वो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड जो है वो रूल बनाता है, जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड है वो रूल बनाता है। गेट इट पॉइंट? जहां भी लिखा होगा एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, जहां भी लिखा होगा एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो प्रेस्क्राइब्ड मतलब उसके रिगार्डिंग जरूर रूल बन गया हो, रूल होगा जरूर, वो रूल सपोर्ट करता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ओवरराइड नहीं कर सकता एक्ट को, क्योंकि ये बनाती है सरकार। रूल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है रूल बनाना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर
जो और भी अथॉरिटी है उनको भी एम्पावर्ड कर सकती है कि आप भी कुछ रूल बना दो, जैसे CBDT। मजा आ जाएगा साहब, CBDT सुनिए, मजा आ गया। CBDT ये इनकम टैक्स के पिताजी है, और CBIC ये हैं इनके पिताजी, और इन दोनों के जो पिताजी हैं वो हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत दो स्तंभ आते हैं, दो कॉलम आते हैं। इनकम टैक्स के लिए उन्होंने CBDT बना रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और CBIC बना रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, क्योंकि कस्टम तो अलग से लगाना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स तो होता नहीं है। CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये दोनों, एक संभालता है इनकम टैक्स और दूसरा संभालता है GST कस्टम। इनके अंतर्गत ये हैं पिताजी, इनके ढेर सारे बच्चे होते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम। सर ये सब पढ़ना है क्या हमको? अभी नहीं पढ़ना भाई, ट्रेलर दिखा रहा हूं, फिल्म तो चलेगी, उसके कुछ ट्रेलर हैं। तो ट्रेलर तो ऐसे ही है, थोड़ी बहुत चीजें नॉलेज में आ गई, दिमाग में छप गया, अच्छा CBDT कुछ बोला था सर ने, सर लेकिन उसका नाम नहीं लिख पाए। कोई बात नहीं ना, कुछ था, जब दोबारा चर्चा करेंगे तो सर एक बार फिर से बताना क्या है CBDT, बता देंगे ये है CBDT। ओके, तो इनकम टैक्स रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और CBDT भी कई बार ऑथराइज्ड कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि देखो हमको बहुत सारे काम है, हम ये रूल ही बनाते रहे इनकम टैक्स का, तुम्हें किस लिए बनाया है, तो तुम रूल बना लो। तो CBDT भी रूल बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार रूल बना देते हैं। ये है रूल का काम। अब आते हैं मजेदार किस्सा। ये बताइए इनका क्या रोल है? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्त। सर फिर इस गेट के साथ क्यों लिखा जाता है, इसे GST के साथ क्यों लिखा जाता है? हाँ, रेणु चौहान ने पूछा है कि फिर सर आप कस्टम को कह रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो इसे GST के साथ क्यों लिखा जाता है? मैंने ऐसा बोल दिया कि ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो माफ कीजिएगा, ये बोलना गलत है। मैंने ये बोला, पीछे भी बोला था कि कस्टम जो है वो 100% इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। और बड़ा सिंपल है दोस्त, अगर 100% इनडायरेक्ट टैक्स होता तो कस्टम को अलग से लिखने की क्या आवश्यकता थी? सर GST नहीं है ना, तो अलग से एंड कस्टम लिखना पड़ता है। नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं है। जब इनडायरेक्ट टैक्स में GST नहीं था, सर्विस टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स तो पहले से भी है, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, तो वहां भी हम कस्टम को सेपरेटली डील करते थे। हम लिखते थे इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, बिकॉज कस्टम 100% इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। 100% उनका जो लगाया जाता है वो आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कई बार आप पे डायरेक्ट इंपोज हो जाता है। आपने सामान खरीदा, आप पे डायरेक्ट इंपोज हो गया, तो कई बार ऐसा होता है, इसलिए आप इसे बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, टैक्स तो ये है ही नहीं, ये बात तो बताना ही भूल गया। कमाल की बात है, GST मतलब टैक्स। बातों बातों में बात निकली है तो सुन लीजिए, बात निकली है तो सुन लीजिए। GST टी मतलब टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन कमबख्त कस्टम टैक्स क्यों नहीं लिखा है, ड्यूटी क्यों लिखा है? उसी तरीके से एक्साइज कुछ कुछ चीजों पर आज भी लगता है। एक्साइज ड्यूटी क्यों लिखा है, टैक्स क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज बेटा टैक्स का सीधा संपर्क आपके रेवेन्यू से। आमदनी है तो टैक्स देंगे, नहीं है तो क्यों देंगे? माल बिका तो GST देंगे, लाभ कमाया तो इनकम टैक्स देंगे। माल रखा है, बिका नहीं तो क्यों GST देंगे? इनकम कमाया नहीं तो क्यों इनकम टैक्स देंगे? तो टैक्स जो है वो रेवेन्यू से कनेक्टेड है। लेकिन ड्यूटी आपकी दायित्व को बताता है, आपको देना पड़ेगा
रेवेन्यू की ऐसी तैसी, कोई मतलब नहीं। आपने माल इंपोर्ट किया, आप ही सोचिए ना, आपने घर में एक कंप्यूटर बाहर से इंपोर्ट किया, लैपटॉप बाहर से इंपोर्ट किया, कस्टम ड्यूटी लग गया। अब यहां पर कौन सी आमदनी आई आपकी? कोई आमदनी नहीं आई सर, ये तो हमने खरीदा है। हाँ तो लग गया ना ड्यूटी, ये है ड्यूटी। सर खरीदने पे तो जीएसटी भी लगता है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। अच्छा क्या खरीदा तुमने? सर अभी अभी हमने एक कंप्यूटर खरीदा है लक्ष्मी नगर दिल्ली से, तो वहां जीएसटी लग गया है सर हमको। वो जीएसटी तुमको नहीं लगा है, किसने कह दिया तुमको जीएसटी लगा है? तुमसे जीएसटी रिकवर किया गया है, लगा तो उस सेलर पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सेलर पर लगाया है जीएसटी, तुमको थोड़ी लगा के दिया है। क्या बात कर रहे हो? तो बात समझ नहीं आ रही, थोड़ा अच्छा तो लग रहा है बट समझ नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मामला। बताता हूं, ऐसा समझो तुम गए दुकान, मोबाइल पूछा कितने का भैया, उसने कहा मोबाइल है जी 20,000 रुपए प्लस जीएसटी 18%। आपने कहा अच्छा कितने में दोगे? 1,000 रुपए का स्कीम चल रहा है जी, कम कर देंगे। साफ साफ बता कितने में देगा भाई, टाइम नहीं है, जल्दी बोल। दे देंगे जी, 2,000 कम दे देना। सुनो एक बात, 16,000 में देना है क्या? नहीं इतना कम नहीं होगा, चलो टाइम नहीं है, क्लासेस 1.5 घंटे की है। 16,000 में चलो ठीक है भाई साहब, 16,000 प्लस जीएसटी है, ठीक है ओके डन। ओ भाई साहब सिर्फ 16,000 दूंगा, जीएसटी वगैरह नहीं दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर? जीएसटी तो आपको पता होना चाहिए, ये तो कानून है सरकार का बनाया हुआ है, बनाया होगा, हम नहीं दे रहे तुमको। बेचना नहीं बेचना। अब ऐसा तो नहीं होता, आप बात को समझो। सुनो सुनो सुनो, मुझे पूरा सुन लो पहले, पूरा सुन लो, ये मजेदार वाक्य रह जाएगा तुम्हारे लिए। अब ऐसा नहीं होता, जीएसटी तो देना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आप छोड़ सकते हो जीएसटी, ऐसा नहीं होता सर। 16,000 रुपए में तय हुआ है कि ठीक है आपकी बार्गेनिंग तय हो गई, 16,000 रुपए में आपको हम प्रोडक्ट बेचेंगे प्लस 18% जीएसटी तो देना ही पड़ेगा सरकार को, ऐसे थोड़ी होता है। मैं 16,000 दे रहा हूं, चाहिए तुमको? दूसरा दुकान जाऊं? चलिए ठीक है आप 16,000 दे दीजिए। यानी जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, और जो कस्टमर है यानी आप, जो कस्टमर है उसने शॉपकीपर से डिसाइड कर दिया कि भैया 16,000 दूंगा, 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा, जीएसटी ऐसी तैसी, मैं तो नहीं दे रहा। अब मुझे बताइए, सेलर ने जीएसटी नहीं लिया, 16,000 में माल बेच दिया। गवर्नमेंट जो यहां बैठी है वो जीएसटी इंपोज किस पर करती है, सेलर पे या कस्टमर पर? अब जवाब दो, जीएसटी किस पे इंपोज करती है, सेलर पे या कस्टमर पर? जवाब है सेलर पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने जीएसटी बनाया, उनका कहना है कि सेलर बाबू इधर आओ, तुमने जीएसटी लिया कि नहीं लिया वो हमको नहीं मालूम, 16,000 पे हमको 18% जीएसटी दो। सर जीएसटी हमने नहीं लिया तो हम कहां से दें? वो हमको नहीं पता, कोई कानून में नहीं लिखा। कानून में लिखा है तुम जीएसटी वसूल सकते हो कस्टमर से, लेकिन यह भी लिखा है कि अगर तुमने जीएसटी नहीं लिया उसके बावजूद आपकी ड्यूटी है, आपने जो माल बेचा उस पर हम जीएसटी ले रहे हैं, सेल पर जीएसटी है। आपने जो माल बेचा, जीएसटी दीजिए 18%। अब जरा सोचो, जरा सुनो, ध्यान से सुनोगे तो एक गजब की चीज समझ आ जाएगी। यहां सेलर अगर जीएसटी ना ले उसके बावजूद उसको जीएसटी देना पड़ेगा, ये तो डिसाइड हो गया। सरकार कहती है ला 18% जीएसटी, 16,000 कैलकुलेट किया 18%, 2,880 रुपया ला जीएसटी। ध्यान से सुनते चलना, ये कैसे आया सर? 16,000 का 18%, यानी सरकार तो जीएसटी लेकर रहेगी, चाहे आप जीएसटी कस्टमर से लें कि ना लें। ओके जी, तो बताइए जब सेलर को जीएसटी देना ही है तो सेलर सरकार को अगर यह कहे कि मैंने कस्टमर से नहीं लिया जीएसटी तो 2,880 देना पड़ेगा, तो सेलर क्या झूठ बोलता है सरकार से? सर ऐसा नहीं है सर, कैसी बात कर रहे हैं सर, जीएसटी लिया है सर। नहीं आप समझ नहीं पाए, वो तो हमारी उसकी बार्गेनिंग चल रही थी, वो सुन लिया क्या आपने? ना वो सब मत सुनो, ये तो हम लोगों के धंधे पानी की बात है। जीएसटी लिया ना सर, आप बिल देखो ना, बिल ये देखो सर, बिल
कैसी बात कर रहे हो? 16,000? अरे नहीं नहीं, 16,000 में थोड़ी बेचा है। अरे कमाल कर दिया सर, 13,560 रुपए में बेचा है सर, प्लस 18% जीएसटी। तो देखिए ना सर, 16,000 दिया था ना कस्टमर ने, तो ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है। तो इसका सर 18% ये है सर, ये प्रॉपर कहानी है सर। सेलर कह रहा भैया जब गला कटना ही है, जब जीएसटी चलना ही है गले पे, तो मैं पागल थोड़ी हूं जो बोलूंगा जीएसटी नहीं दिया कस्टमर ने तो क्या सरकार कस्टमर को पकड़ के मुझे दिलवा देगी जीएसटी? नहीं, वो कहेगी अच्छा नहीं लिया तो 16,000 पे ला 18%। तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, लिया है सर, समझ नहीं रहे आप, लिया है सर। नहीं 16 का तो बेचा ही नहीं, बेचा ही 13,560 का है। आप किसी भी सामान को खरीदिए बाजार में जाकर और चेक कीजिए अपने इनवॉइस को, जो आप निगोशिएट करके डन कर देते हो वो फाइनल अमाउंट में होता है, और वो बैक कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करता है और जीएसटी वगैरह कैलकुलेट कर ले। आप चेक कर लीजिए। गेट इट माई पॉइंट और नॉट? तो कोई ये ना कहे कि कस्टमर ने नहीं दिया तो भी जब बिल बनेगा उस पर जीएसटी आएगा, वो बैकवर्ड कैलकुलेट करेगा, नहीं तो मर जाएगा वो, नहीं तो उसे 16,000 रुपए देना पड़ेगा भाई, देना उसे है ही। मुझे लगता है ये कहानी आपको समझ आ गई। मैं वापस पीछे चलूं, बोलिए आपके कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, आपके चैट में पढ़ पा रहा हूं। बताइए कोई कंफ्यूजन? मजा आ गया पढ़ के? अभी तो चीजों को पढ़ाना बाकी है। वापस आइए। तो कस्टम ड्यूटी को हमने ड्यूटी इसलिए बोला क्योंकि वो जिम्मेवारी है, आपकी रेवेन्यू हो ना हो आपको देना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटीज इस जमाने में था और आज भी कुछ प्रोडक्ट पे है, वो जिम्मेवारी है, देना पड़ेगा, मजबूरी है। ओके, तो मैं कहना चाह रहा था कि ये क्या होता है, जुडिशियल जजमेंट डिसीजन क्या होता है। आपने बड़ा अच्छा मुझे बताया था, किस बच्चे ने बताया था, नाम लगता है ऊपर चला गया, बड़ा अच्छा बताया था, बाकी लोग को भी पता होगा ये, कि 3 बॉडी होती है, रिया गुप्ता ने बताया 3 बॉडी होती है। अब इस तीनों बॉडी का कमाल देखिए। एक बॉडी है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बना लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन जाने वाला है, सुनिएगा। बैच 24 से स्टार्ट होगा, हाँ होगा, तो तुम अभी मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहते? हाँ 24 से पढ़ लेंगे सर, अभी क्या टाइम खराब करना, मत सोचो मेरे भाई। आज तो हम ABCD पढ़ रहे हैं, अब 24 से स्टार्ट वाले बच्चों को बोलूंगा ना कि ABCD यूट्यूब से पढ़ के आ जाना, टाइम बचेगा ना बेटा, ठीक है? आज का मजा लो ना बेटा। अब्दुल 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 नहीं है, अब्दुल्ला अहमद। तो बेटा आज का आनंद लिया जाए। आज हम लोग जुड़े हैं, 1 घंटा और हमारे पास बचा है, देखते हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, सुनिएगा। इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट बनाता है, मन में बैठा दिया तुम्हारे। इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट बनाता है, मन में बैठ गया। लेकिन उस एक्ट का पालन कौन करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में फैला दिया एक्ट। ये मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, ये दुनिया में जितने भी एक्ट बनेंगे, जो भी इनकम टैक्स बनेगा इंडिया में जो भी टैक्स बनेगा, जो भी लॉ बनेगा, टैक्स नहीं, जो भी कानून बनेगा, सबकी यही कहानी, या तो पार्लियामेंट बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर बनाए। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, जो कानून बनाता है, पार्लियामेंट, उन्होंने कानून बना दिया और एग्जीक्यूटिव बॉडी को पूरे देश में ये चलाना पड़ता है। तो देश में जब लॉ चलता है, जब कानून चलाया जाता है, तो सरकार और जनता के बीच में होता है झगड़ा। क्या झगड़ा सर? मान लीजिए लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉटरी से जीतेगा, अगर कोई लॉटरी से जीतेगा तो उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है एक्ट में। एक्ट किसने बनाया? 115BB के सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉटरी से जीतेगा उसके ऊपर 30% को उसे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो 10,000 जीते, 20,000 जीते, 40,000 जीते, 1 लाख जीते, 30% टैक्स देना पड़ेगा।
तो ये सेक्शन है, सेक्शन ये किसने बनाया? ये बनाया पार्लियामेंट ने। अब इसका पालन करवा रही है सरकार। सरकार कह रही है ला टैक्स दे, तू जीता है लॉटरी से, ला टैक्स दे, ला टैक्स दे, ला टैक्स दे, ला टैक्स दे। लेकिन जनता कह रही है एक्सक्यूज मी, आपने लॉ को गलत इंटरप्रेट किया है। अरे मैं पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारा भी वो चैट देख रहा हूं, चैट जब रेलिवेंट हो तभी बोलो। हाँ ये है कि मैं बोलता कभी हूं और 2 सेकंड बाद, पता नहीं 3-5 सेकंड बाद पहुंचता है आप तक। कन्फ्लिक्ट होते हैं तो पब्लिक कर, अब पता है तुझे है? अब मुझे बोलने देना, नहीं बोलने दे। जया मेरी बात सुनो और बताना कि मैं जो कह रहा हूं उससे तुम सहमत हो कि नहीं, बस डिटो दे देना, फिर इंटरेस्टिंग मजा आएगा। और इसी बहाने एक सेक्शन, एक छोटी सी चीज भी पढ़ा रहा हूं। तो 115 बी भी कहता है कि अगर कोई लॉटरी से जीतेगा तो 30% टैक्स लगेगा। ये है कानून, कानून बनाया पार्लियामेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू करा। लागू करने के बाद हो गया झगड़ा, झगड़ा हो गया जनता से। जनता कौन? एक व्यक्ति है मिस्टर राम, उससे झगड़ा हो गया। राम ने कहा ना जी 30% टैक्स नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, कानून में लिखा है, ऐसे मना थोड़ी कर सकते हो। अग्री, राम कहता है अग्री, मैं अग्री हूं कि लॉटरी की आमदनी पर 30% टैक्स है, लेकिन मुझे तो देखो। तुम्हें देख के क्या होगा? समझ नहीं रहे, मैं लॉटरी टिकट बेचने वाला हूं, मैं तो टिकट पे कमीशन खाने के लिए टिकट बेचता हूं ना, काउंटर लगा के जैसे गले में टांग कर नहीं बेचते रहते, तो हम टिकट बेच रहे हैं, ले लो लॉटरी, ले लो लॉटरी, ले लो। और उसके ऊपर जो भी जीतता है उसको पैसा मिलता है, तो हमको तो जी लॉटरी टिकट पे कमीशन मिलता है जी। हाँ तो तुझे कैसे जीत, तू कैसे जीत गया लॉटरी टिकट? वही बताना जा रहा था। वो ना कुछ टिकट बिका नहीं, शाम में ना 10-12 टिकट नहीं बिके। बड़ा अफसोस रहा जी मुझे कि टिकट ही नहीं बिका, आज ये 10-12 और बिक जाता, कमीशन अच्छा मिल जाता। नहीं बिका तो अब घाटा लग गया, क्योंकि पहले इकट्ठा मैं उठा लेता हूं टिकट। और वो जो अनसोल्ड टिकट था ना सर, क्या कहूं, सुबह उठते ही दिमाग खराब हो गया, उसी में लॉटरी था 1 करोड़ का। तो मैंने इंटेंशनली लॉटरी टिकट खेला नहीं है। तो मेरी आमदनी एक व्यापार की साधारण आमदनी होनी चाहिए, उस पर 30% का टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने तो खेला ही नहीं। जब ये कन्फ्लिक्ट होता है कि कानून में जो लिखा है वो क्या कहता है, सरकार कुछ कह रही है, जनता कुछ कह रही है, तो जनता और सरकार के बीच जो जब कन्फ्लिक्ट होगा कि कानून में क्या लिखा है, इसका अर्थ नहीं समझ आ रहा, तब जाएंगे हम कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में गए थे ये राम और सरकार, और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि महाराज अनसोल्ड टिकट पे भी जो आप जीतेंगे वो भी लॉटरी इनकम है। तो क्लैरिटी हो गई। बताइए जजमेंट का क्या काम है? क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? क्लियर क्या हो गया? आप तो जानते ही थे, पहले ही जानते थे। मुझे तो लग रहा है कि अच्छा खासा नॉलेज है आप लोगों को, मुझे तो सीधा आगे बढ़ जाना चाहिए। इट्स ओके। अच्छा चलिए सर्कुलर बताइए ये क्या है? अब तुम फंसे, अब तुम्हारी नॉलेज नहीं, अब मैं बताऊंगा सर्कुलर क्या होता है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जनता के बीच में झगड़ा हो तो कौन सुलझाएगा? कोर्ट। कौन सुलझाएगा? कोर्ट। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही अंदर झगड़ा हो, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही झगड़ा हो तब क्या होगा? समझे नहीं सर? समझाता हूं। सैलरी चैप्टर पढ़ोगे जब, तो सैलरी चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है काइंड में एम्प्लॉय को, और अगर गिफ्ट की मार्केट वैल्यू, इफ मार्केट वैल्यू is below 5,000, then perquisites मतलब taxable part of salary is nil। अब आपने सैलरी पढ़ाई कि नहीं मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने लैंग्वेज को लेमैन की तरह बोला। सैलरी चैप्टर में लिखा है कि एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट इन काइंड देता है और मार्केट वैल्यू 5,000 से बिलो है तो उसकी टैक्सेबिलिटी जीरो करिएगा। लेकिन यह समस्या रह गई कि अगर 5,000 से ज्यादा है तो क्या पूरा टैक्सेबल होगा या एक्सेस टैक्सेबल होगा? कंफ्यूजन। 1,000 से कम है तो जीरो लेना है, अब 5,000 के ऊपर है तो क्या लेना है, बल्कि 5,000 भी है तो क्या लेना है, क्योंकि बिलो 5 तो नहीं है। 4,999 है तो वैल्यू जीरो लेना है, लेकिन 5,000 या उसके ऊपर चला गया तो क्या पूरी वैल्यू ली जाएगी या सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने अपने इंप्लॉय को रिस्ट वॉच गिफ्ट किया है, 7,000 वैल्यू है, अब ये 5 के ऊपर चला गया तो क्या एक्स्ट्रा विल बी टैक्सेबल, ओनली 2,000 विल बी टैक्सेबल या 7,000 विल बी टैक्सेबल? कंफ्यूजन हुआ। तो हमारे देश के इनकम टैक्स विभाग एक शहर के इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि 5,000 के ऊपर गया तो पूरा पिटेगा, 7,000 रुपए टैक्सेबल है। दूसरे शहर के इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि ना जी, मुझे तो लग रहा है सिर्फ 2,000 टैक्सेबल है। इनकम टैक्स विभाग दिल्ली अलग कह रहा है और मुंबई अलग कह रहा है। कमिश्नर दिल्ली के कमिश्नर का अलग विचार है, बॉम्बे के कमिश्नर का अलग विचार है। वो कह रहे हैं जी 7,000 टैक्सेबल होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि जी 2,000 टैक्सेबल होना चाहिए। पता नहीं कौन सही है। इस बार झगड़ा डिपार्टमेंट और जनता का नहीं है, डिपार्टमेंट और जनता के झगड़े के लिए कोर्ट है। यहां पर डिपार्टमेंट को आपस में ही कंफ्यूजन है। तो उनके जो पिताजी हैं, पिताजी पहचाना आपने कौन? पिताजी कौन? सीबीडीटी कहते हैं बच्चों लड़ाई ना करो। कंफ्यूजन है क्या? मैं क्लैरिटी लाता हूं, ध्यान दीजिएगा वर्ड में, मैं क्लैरिटी लाता हूं। सर्कुलर क्या है? क्लैरिटी। सर्कुलर क्लैरिटी लाता है कि भैया ऐसा है, ऐसा करना। और सर सर्कुलर वैसे क्या निकला है? सर्कुलर में लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा विल बी टैक्सेबल। 7,000 नहीं, 2,000। रीजन बताता हूं। देखिए सर्कुलर की इतनी हैसियत नहीं है, वो इनकम टैक्स एक्ट को ओवर रूल करते। सर्कुलर किसने निकाला? सीबीडीटी ने। किस पर लागू किया? इनकम टैक्स विभाग पर। इनकम, अरे बाप रे बाप, मैं इनकम टैक्स, बेटा ये तुम्हारे जो तुमने जो लिखा है विशाल, मेरे बच्चे, और इतना गुस्सा मत दिखाओ। तुमने जो लिखा है मेरे भाई, ये कब आए हैं जरा पता कीजिएगा। विशाल मेरी बात सुनना, और ये जो तुमने लिखा है ये कब आए हैं वो सुनना। और रंजीत कुंवर सर्च करना, रंजीत कुंवर मेरा नाम है, सर्च करना यूट्यूब पे सर्च करोगे विशाल तो तुम्हें 2015-16 के आसपास का वीडियो दिखेगा। उस समय ये महाराज थे ही नहीं। अरे मंजू आप नाराज ना हो, मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे मेरे लिए तो कोई टेंशन ही नहीं लेने की जरूरत है मेरे भाई, सारे सबूत है मेरे पास। तो मेरे भाई सुनो जरा, समस्या यह है कि 8 लाख व्यूज हैं मेरे इस वीडियो पर, जो 2000, अभी तो गूगल पे हाथ के हाथ सर्च कर लो, जो 2015-16 में मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स बनाया था। और उस समय तो आपने जिसका नाम लिया है वो महाराज थे ही नहीं यहां पर, वो तो आए ही 5-6 साल के पहले अंदर है। तो मेरे भाई बात तुम सही कह रहे हो, कहीं उल्टा तो नहीं है, बात में तो तुम्हारे दम है, लेकिन कहीं रिवर्स केस तो नहीं है? चेक कर लेना, समझ आ जाएगा तुम्हें। 2015-16 में 8 लाख से ऊपर व्यू है मेरे भाई। मजा तो यही है ना यार, डिजिटल मार्केट का मजा ही यही है कि अगर मेरी बुक से कहीं भी कोई कॉपी कर ले तो सबूत मेरे पास है, जनता के पास सबूत है। सर्च मारिए रंजीत कुंवर इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट, 8 लाख के नीचे व्यू दिखे तो मुझे बता दीजिएगा। अभी 2 मिनट लगने बेटा। हेलो विशाल, वेयर आर यू? हेलो, स्टूडेंट ही हो ना?
गाइस को बोलने आए थे। स्टूडेंट ही हो तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, और सिर्फ गाइस के लिए आए थे तो तुम जा चुके होगे शायद। आगे इस तरह का प्रयास ना करें, क्योंकि मेरे पास 2002 से पढ़ा रहा हूं बेटा इनकम टैक्स एक्ट, और सीए फाइनल को पढ़ाया था, सीए इंटरमीडिएट, सीएस, सीएमए, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। कहां कंपेयर करने जा रहे हो तुम? चल बाबू, कहां हो? कुछ तो बोलो मेरे भाई। हाँ ना, प्यार मोहब्बत गुस्सा ही दिखा के जाओ, कुछ तो बोलो। तो बच्चों, इन लोगों से जरा सा सावधान रहिएगा। इस तरह के लोग, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं आपको कोई दिक्कत है, मुझसे परेशानी बताओ, सारे सबूत है। और आज जरूर चेक करना, इसी बहाने मेरा ही एडवर्टाइजमेंट होना है, उसी बहाने मेरा एडवर्टाइजमेंट होना है। आप एक बार चेक करना कि सच में सर 8 लाख से ऊपर व्यू है। यस, इतना बेहतरीन वीडियो आज जो आप पढ़ रहे हो, मैं उसी की बात कर रहा हूं, इसी तरह की वीडियो। बेसिक कंसेप्ट देखो दोस्त, हर कोई पढ़ना चाहता है। क्यों सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करें, हर कोई पढ़ना चाहता है बेसिक कंसेप्ट। सच में वो चला गया, बड़ा खतरनाक बच्चा था। कोई बात नहीं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स 2-4 दिन रहेंगे बेटा, है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। 2-4 दिन तो रहेंगे, क्योंकि ये जब यूट्यूब है तो बेटा सब कोई ओपन है। लेकिन जब हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हट जाएगा। ये लो भूषण, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत पहले 8 लाख देखा था, 9.2 ये व्यूज है। अब आप मुझे बताइए कि मैंने कॉपी करा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था कि वो स्पैम जैसा कुछ था, अदरवाइज मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। लेकिन मुझे लगा फर्स्ट क्लास है। अब वो पूरे गाइस को कह रहा है, सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर सुनना भी बंद कर देंगे। ओके, तो बताइए, जो सर्कुलर है मेरे दोस्त, सर्कुलर, वो सर्कुलर कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इशू होता है। तो क्या ये सर्कुलर बाध्य कर पाएगा कि हम सब भी, पब्लिक भी उसको फॉलो करें? आंसर है नो। पब्लिक उसे फॉलो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमने डिपार्टमेंट के लिए बनाया है। तो पब्लिक उसे फॉलो करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सर्कुलर में हमेशा वो ऐसी चीजें लिखते हैं जो कि पब्लिक के अगेंस्ट ना हो, क्योंकि अगर पब्लिक के अगेंस्ट है तो सर्कुलर इज नॉट द लॉ, तो पब्लिक तो उसे मानेगी नहीं, तो अननेसेसरी ये केस कोर्ट में जाएगा और टाइम वेस्ट हो। इसीलिए सर्कुलर इशू क्यों होता है? इनकम टैक्स विभाग के अंदर सर्कुलेट करने के लिए, चीजों को क्लैरिटी लाने के लिए सीबीडीटी इशू करता है। बहुत बढ़िया। अब आखिरी हिस्सा आ गया, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी कानून जब बनता है, चाहे वो एक्ट में कोई सेक्शन का बदलाव हो, चाहे वो रूल बनाया गया हो, चाहे वो एक्ट बनाया गया हो, चाहे वो रूल बनाया गया हो, एक्ट या रूल, वो दोनों ही एक पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल होता है। तो वो जो डेट है, वो डेट सरकार नोटिफाई करती है। नोटिफाई वर्ड में ही छिपा है, नोटिफाई कैसे करेगी? लिख के, हाँ लिख के, नोटिफिकेशन के जरिए। तो नोटिफिकेशन कुछ चीजों को नोटिफाई करने आता है कि भैया ये जो बदलाव आया है ये इस डेट से एप्लीकेबल है। और जितने भी रूल्स हैं, रूल्स वो नोटिफिकेशन के जरिए आते हैं। तो नोटिफिकेशन का कार्य यहां देख लीजिए ठीक से। नोटिफिकेशन का कार्य है, notification issued by central government to give effect the provision of act, and CBDT is also empowered to make and amend the rule by issuing notification. नोटिफिकेशन का काम है रूल इंसर्ट करना, नए नए रूल इंसर्ट करना, या कोई एक्ट में बदलाव आया वो किस दिन से एप्लीकेबल होगा ये बताना, या कोई रूल आया वो किस दिन से एप्लीकेबल होगा ये बताना। ये काम होता है नोटिफिकेशन। केस लॉ के बारे में आपको मैंने बता दिया, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, एपेक्स कोर्ट है। सर्कुलर के बारे में यहां मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक सोर्स बताया है। और एक बात अच्छी सी बता दूं कि बेसिक कंसेप्ट के जितने भी पार्ट्स हैं मेरे दोस्त, जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे अभी मैंने एक बताया
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सीबीडीटी, सीबीआईसी, ये सब मेंशन है। ये एक एक पार्ट मैं आपको जब तक नहीं पढ़ाऊं तब तक आप इसे खुद से मत पढ़िएगा। जैसे आज की क्लास में मुझे सिर्फ ये पहले समझाना था और आगे की चीज पढ़ानी है, मुझे ये अभी नहीं बताना। पहले ही पेज पे सर रखा है आपने, हाँ, लेकिन मुझे नहीं बताना। तो जब पहले ही पेज पे जो चीजें लिखी हैं और वो मुझे नहीं बताना, तो आपको भी वो नहीं पढ़ना जब तक कि मैं ना पढ़ाऊं। मतलब सीधी बात बोलूं, मेरे बुक का इस्तेमाल मैं ही करवाऊंगा, खुद से मत करना। ओके, अब आते हैं हम ABCD। क्या बात कर रहे हो सर? अभी तो हम ABCD पढ़ रहे थे ना। ना, ABCD कहां पढ़ रहे थे? अभी तो हम ये पढ़ रहे थे कि इस इनकम टैक्स जो पढ़ना है हमें, का ओरिजिन कैसे हुआ, इसको हम किस किस चीजों से पढ़ते हैं, ये सारी बातें। अब हमें इनकम टैक्स का ABCD पढ़। इनकम टैक्स, सीधी भाषा में हम बात करें तो इनकम टैक्स का मतलब है इनकम के ऊपर टैक्स। सीधी भाषा में बात करें तो इनकम टैक्स का मतलब है इनकम के ऊपर टैक्स। बड़ा सिंपल है, इनकम के ऊपर। ओके, और इनकम की अगर हम बात करें, इनकम, तो इनकम में दो शब्द का मैं प्रयोग करके बताऊंगा अभी। एक है रियल इनकम और एक शब्द है टैक्सेबल इनकम। सब कुछ भूल जाओ, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस बना, लेकिन इग्नोर इट, इग्नोर कीजिए। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बचे हुए समय में, इसे बहुत धीरे धीरे आराम से दिमाग में जाने दी। बहुत सारी बातें नहीं बोलूंगा। ये बेस है, ये फाउंडेशन है जिस पर आप पूरे इनकम टैक्स एक्ट को सजाएंगे। रियल इनकम एक वर्ड लिखा है, टैक्सेबल इनकम दूसरा शब्द लिखा है। रियल इनकम का मतलब होता है जो आप रियल में कमाते हैं। इतना सिंपल बोलने से सर फील नहीं आया, स्वाद, जबान पे स्वाद नहीं आया। मीठा है, तीखा है, स्वाद लेने के लिए एग्जाम्पल लीजिए। मान लेते हैं कि रिया जॉब करती है और उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ। अभी काम चल जाएगा बेटा इतने से, 1 लाख रुपए पर मंथ। तो अगर आप रिया से पूछो कि रिया आपकी रियल इनकम कितनी है पूरे साल में, ईयरली लेना पड़ता है बेटा, हमें टैक्स ईयरली देना पड़ेगा। तो रिया कहेगी 12 लाख सालाना मेरी कमाई है। ये 12 लाख है रिया की रियल इनकम। लेकिन मजेदार बात यह है कि 12 लाख पर रिया को टैक्स नहीं देना। अरे सर, ये बात तो हम भी जानते हैं। अच्छा, कैसे? 12 लाख पे थोड़ी टैक्स देगी सर, वो लिमिट है ना सर, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, कुछ ऐसा है ना, नया वाला लिमिट है ना सर, 3 लाख, और वो ऐसे ऐसे करके कुछ लिमिट है। 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, उसके ऊपर फिर टैक्स है, तो कुछ एक अमाउंट तक टैक्स नहीं होता सर। वो भाई साहब ये सब बातें नहीं कर रहे। वो जो आप बता रहे हो वो टैक्स को निकालने का प्रोसेस है। आपसे जब कहा जाएगा कि 15 लाख पे टैक्स निकालो, तब वो प्रोसेस फॉलो करना कि 3 लाख तक टैक्स नहीं निकालना है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इतने परसेंट, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। ये प्रोसेस है। मैं तो ये कह रहा हूं कि रिया को 12 लाख पे टैक्स नहीं देना। कितने पे टैक्स देना है पूछो ना मुझसे। अच्छा सर बताओ कितने पे टैक्स देना है रिया को। अरे भैया, इसे सीखने में 6 क्लासेस लगेंगे। तुरंत 6 क्लासेस में आप ये सीखोगे कि रिया 12 लाख पे टैक्स नहीं देगी। फिर कितने पे टैक्स देगी? इट विल टेक 6 लेक्चर्स, मे बी 7 लेक्चर्स भी हो जाए। तो नाराज नहीं होना कि सर आपने 6 बोला था, 7 कैसे लग गया। भाई वो तो देखते हैं, डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्ड पर। ओके,
सर वैसे कितनी इनकम आती मतलब आप तो सर पढ़े लिखे हो, बता दो ना, हमें तो पता नहीं बेटा। टैक्सेबल इनकम वो इनकम होता है जिस पर आपको टैक्स देना है। आप रियल इनकम पे टैक्स नहीं देते, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देते हो। और रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों बराबर बातें नहीं है। रियल इनकम रिया का 12 लाख है तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा आप जानते हैं? अरे आप ये भी नहीं जान पाओगे कि 12 से कम है कि ज्यादा। आप कहोगे सर 12 से कम ही होगा रियल टैक्सेबल इनकम। ना जी, हो सकता है रिया की टैक्सेबल इनकम 14 लाख हो। हैं? अभी तो सर बोला 1 लाख रुपए महीना कमा रही है रिया, तो साल का 12 लाख कमाया है। ऐसे कैसे सर 14 लाख पे टैक्स देगी? वो तो बहुत नाराज हो जाएगी। देखो नाराजगी की बात नहीं है। रिया से पूछो कि बेटा 1 लाख रुपए पर मंथ तो चेक लेके आते हो ना? जी सर। और सुनो, जिस मकान में रहते हो कंपनी ने दिया है ना वो मकान? हाँ, रहने के लिए दिया है। और घर में तुम काम खुद करते हो या? अरे कंपनी ने सर 2 नौकर भी दिए। ओ, और कंपनी तक आने जाने के लिए? वो तो गाड़ी दे रखा है कंपनी, खुद चलाती हो? नहीं नहीं, वो ड्राइवर है। पता ये सब भी तो जुड़ेगा इनकम में। और ये सब नाम से थोड़ी जुड़ेगा, कार प्लस ड्राइवर अमाउंट जुड़ेंगे। इस अमाउंट को सीखना पड़ेगा। इट विल टेक 6 लेक्चर्स, हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम रियल इनकम। यही हमारे 80% सिलेबस में है। You are not paying tax on real income, you are paying tax on taxable income. And how to compute taxable income, it will take your 80% of syllabus. Obviously, the base is real income from which taxable income is to be computed. You must take first real income, जहां से आप taxable income compute करोगे। real को ही taxable में convert करना है with extra information. For example, इससे भी आसान एग्जांपल देता हूं, विशाल इज बैक। गुस्से में तो नहीं है ये? विशाल इज बैक, जस्टिस फॉर। अच्छा गाइस, ऑल दीज लेक्चर्स आर कॉपी फ्रॉम फिजिक्स वाला, काइंडली डोंट सी दिस। ओके ठीक है, बेचारे ने बहुत प्रणाम किया विशाल। लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो मेरी वो बात नहीं सुनी आपने कि ये जो सीए वाला ना, इन्होंने जो सीए वाला जब जब इनकॉर्पोरेट किया उसके कई साल पहले इस तरह की ये सेम वीडियो मेरे यूट्यूब पर है जिसमें 9 लाख से ऊपर व्यूअर है। नहीं, इसका मतलब आप सिर्फ परेशान करने के लिए एलिमेंट्स बनाए हुए। कोई बात नहीं, होगे तो तुम भी एक इंसान ही, बात को समझ पाओगे। लॉक पता नहीं कैसे करते हैं बेटा, मुझे नहीं मालूम। हाँ गुस्से में तो बहुत है, लेकिन है तो ये भी कोई इंसान ही होगा, ये भी कोई स्टूडेंट नहीं या स्टाफ होगा उनका, लेकिन होगा तो इंसान ही ना। तो अगर इसे मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन पा रहा होगा तो उसे भी लग रहा होगा कि मैं ऐसी गलत चीजें क्यों लिख रहा हूँ। ओके ठीक है, डन डन। ओके, 2-4 दिन तो ऐसा पंगा पड़ेगा, ऐसे विशाल 2-4 और आएंगे। कल में प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह के काउंटर अटैक आप कीजिए, लेकिन समझते हैं कि आप जब बोल रहे हैं तो मुझे भी तो सुनिए। सुनने के बाद आगे आप उसका रिस्पॉन्ड कीजिए कि सर आप ये कह रहे हो कि 2015 का है तो हम एक बार ही देखते हैं, हमें तो नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरह की बातें तो हो। सिर्फ एक ही चीज। चलो कोई बात नहीं, तो रियल इनकम कोई बात नहीं बेटा, ये सारी चीजें हम रिपीट कर देंगे अन अकेडमी वाले प्लेटफॉर्म पर, आप टेंशन मत लीजिए। और आप बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आप क्लास लीजिए, आपको समझ आएगी। ओके, तो मैंने जो कहा वो बहुत जरूरी है। क्या कहा? कि रियल इनकम पर आप टैक्स नहीं, आप टैक्स देते हो टैक्सेबल इनकम, आप टैक्स देते हो टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम को निकालना ही सिखाना है। 80% जो सिलेबस में पढ़ेंगे आप इनकम टैक्स के, वो यही पढ़ेंगे कि रियल को टैक्सेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, रियल को टैक्सेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अच्छा वो फिर नए नाम से जुड़ जाए, क्या किया जाए? बेचारा हाथ भी जोड़ रहा है।
अच्छा, मेरे से कितना खतरा है इस सीए वालों को जो इतना उनको जस्टिस चाहिए। कोई खतरा है नहीं, मुझसे खतरा तो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी सीए वाला, हम तो सीएस पढ़ा रहे हैं। उनको भी नहीं समझ आ रहा कि इस तरह के प्रचार, ये प्रचार नहीं है बल्कि ये तो नुकसान है उनका। पता नहीं। चैट में देखना बंद कर दूं थोड़ी देर, नहीं तो मैं ध्यान उधर चला जाता है। चैट बंद कर दूं थोड़ी देर, देखना देखना। समय कम है ना, मुझे आधे घंटे में आपको चीजों को समझाना है। बट वही, आपके अगर कोई डाउट्स आ जाएंगे तो मुश्किल। जैसे मैंने रिया का एग्जाम्पल लिया, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं भूषण का लेता हूं। अब सुनिए, भूषण का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लीजिए जो भूषण है, अभी आपके स्टूडेंट है, सामने ही है। तो भूषण जो है, मान लीजिए उन्होंने एक जमीन बेची। बड़ा सिंपल है, बहुत शांत होकर समझेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। भूषण ने एक जमीन बेची 40 लाख की, जिसे उसने 25 लाख में खरीदी थी आज से 4 साल पहले। अगर कोई भी व्यक्ति भूषण से कहे कि हाँ भाई 40 लाख में तुमने बेची है, ये तुम्हारा सेल हो गया, और 25 लाख में तुमने खरीदी थी, तो तुम्हारा प्रॉफिट जो है, तुम्हारा गेन जो प्रॉफिट है वो 15 लाख है। यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन 15 लाख। तो एक लेमैन की भाषा में तो ये बात समझ आएगी कि भूषण की रियल इनकम जो है वो 15 लाख है। मैं भी भूषण ये कहे कि सर रुकिए रुकिए, आप मेरे बारे में बोले जा रहे हो सर, हमसे भी तो पूछो, ऐसे कैसे 15 लाख रियल इनकम है सर? ब्रोकरेज भी दिया है जी हमने 50,000 रुपए बेचने में। ओहो भाई, गलती हो गई, चल ब्रोकरेज भी घटा लेता हूं 50,000। 14,50,000, 14,50,000, 14,50,000 तुम्हारा क्या बन गया? रियल इनकम। 14,50,000 तुम्हारा रियल इनकम बन गया। फिर भी मैं बोलूंगा मेरे दोस्त कि ये तुम्हारी रियल इनकम है और इसके ऊपर तुम्हें टैक्स नहीं देना। सर तो फिर किसके ऊपर टैक्स देना है? जिसके ऊपर टैक्स देना है उसको समझने में 8 लेक्चर लगेंगे। तो भूषण ले जाएगा 8 लेक्चर, रिया ले जाएगी 7 लेक्चर। तो 8 और 7 15 हो गए। सुबह अभी मुझे मैसेज आया था, नाम मैं भूल गया, बिटिया कौन थी मैं भूल गया नाम। उन्होंने मैसेज किया था कि सर कितना टाइम लगेगा सिलेबस में। जरा देखो, रिया 7 लेक्चर ले गई, भूषण ले गया 8 लेक्चर। अगला नंबर ले लेता हूं मैं अनन्या, अनन्या वर्मा। अनन्या के पास बिजनेस है, अनन्या के पास बिजनेस है। तो मैंने अनन्या से पूछा कि अनन्या तुम कितना कमा लेती हो बिजनेस से? तो अनन्या कहती है कि देखिए मेरा ये रहा P&L अकाउंट जिसमें नेट प्रॉफिट शो हो रहा है 10 लाख, तो 10 लाख कमाती हूं। लेकिन दोस्तों, ये जो नेट प्रॉफिट आपको अकाउंट्स में शो होता है 10 लाख, ये आपकी रियल इनकम जरूर है, बट ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। टैक्सेबल इनकम कैसे निकाला जाएगा? इट विल टेक 10 लेक्चर्स। बिजनेस के टैक्सेबल इनकम को 10 लेक्चर में सीखेंगे, प्रॉपर्टी बेचने के टैक्सेबल इनकम को 7-8 लेक्चर में सीखेंगे, सैलरी के टैक्सेबल इनकम को 6-7 लेक्चर में सीखेंगे। और अभी तो और भी लोग बचे हुए हैं, बड़े सारे स्टूडेंट बचे हुए हैं। जया बची हुई है, जया बंसल। तो जया बंसल के पास क्या है? सर मेरे पास क्या है, आपने तो सब इन लोगों को बांट दिया। हाँ, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है जिसका किराया आता है तुमको। सर अच्छा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, किराया आता रहेगा। करेक्ट। तो प्रॉपर्टी है, तुमको 40,000 रुपए पर मंथ का किराया था। सर इतना कम क्यों? अरे बढ़ा लेना बाद में। तो 40,000 रुपए का किराया आता है आपको पर मंथ। अगर जया से पूछा जाए कि बेटा कितनी तुम कमा लेती हो पूरे साल में प्रॉपर्टी से, बाकी इनकम छोड़ो, तो जया कहेगी मैं प्रॉपर्टी से कमा लेती हूँ 4,80,000। ज्यादा से ज्यादा जया कहेगी कि प्रॉपर्टी में ना कुछ टूट फूट के खर्चे भी हो जाते हैं साल में ना 10-15 हजार के, तो वो भी घटा लो, 20,000 के खर्चे मान लो, तो माइनस कर दो। 4,60,000 रुपए मैं कमा लेती हूँ प्रॉपर्टी से। ये 4,60,000 रियल इनकम है जया का। जया की रियल इनकम अगर हम बोले, जया की रियल इनकम वो है 4,60,000, बट जया इस 4,60,000 पे टैक्स नहीं देगी।
सर फिर कितने पे टैक्स देगी? इट विल टेक 5 लेक्चर्स। तो बेटा गिन लो, 4 चैप्टर में तो ये लेक्चर जुड़ गए। उसके बाद कुछ चोर भी आते हैं, जैसे अभी घुस गए थे आपके साथ एक चोर। उन चोरों को पकड़ने के लिए सरकार ने जाल बना रखा है, और उस जाल को भी आप पढ़ेंगे, यानी चोरी कर कौन रहा है, कैसे कर रहा है, उसे कैसे रोका जाए। इस प्रोविजन को पढ़ने में भी 7-8 लेक्चर लग जाते हैं, वो भी आपके कोर्स का पार्ट है। और इस प्रकार से हम इनकम टैक्स के नंबर ऑफ लेक्चर्स, थोड़ा सा कठिन होगा बोलना, नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ आवर्स हम बता सकते हैं। कितने घंटे लगेंगे इनकम टैक्स में वो बताना आसान है। लेक्चर्स इसलिए कठिन है कि अगर 1.5 घंटा का है तो नंबर ऑफ डिवाइड कर दीजिए, 2 घंटे का है तो डिवाइड कर दीजिए, डेली है कैसे है उस पर डिपेंड करेगा। तो 150 घंटे हम इनकम टैक्स में लगाएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करेंगे, मजा आ जाएगा साहब। और 100 घंटे हमें लगेंगे जीएसटी और कस्टम में। तो मिलाकर 250 घंटे का ये पूरा सिलेबस हमारा बनता है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस ऐसे हो सकता है। चलिए, तो अभी आपको मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई। क्या? रियल इनकम अलग बात है, टैक्सेबल इनकम अलग बात है। रियल से टैक्सेबल में कन्वर्ट करना सर सिखाएंगे, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे। और हम टैक्स किस पर देंगे, रियल पर देंगे या टैक्सेबल पर देंगे, बस इतना बता दीजिए। हम टैक्स किस पे देंगे, रियल पे या टैक्सेबल पे? हम टैक्स देंगे टैक्सेबल इनकम पे। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए यहां तक ठीक है, क्लियर है? अब मुझे 2 शब्द का प्रयोग करके दिखाना है। एक शब्द है पर्सन और एक शब्द है एसएससी। जैसे अभी मैंने 2 शब्द पढ़ा है ना, रियल इनकम क्या होता है, टैक्सेबल इनकम क्या होता है, ऐसे ही 2 शब्द है एसएससी और पर्सन। और एक बात बोलूं, इंटरेस्टिंग बात है, तो वो बच्चा फिर है नहीं अभी, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलता हूं। ये जो रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम को पढ़ाने के कंसेप्ट है बच्चों को, ये पूरी दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता है मुझे छोड़कर। आपने तो 2-4 नाम बता दिए, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर। कोई भी बुक उठा लो, किसी भी बुक को उठा लो, कहीं से भी उठा लो, रियल और टैक्सेबल इनकम अलग अलग होते हैं। और आपको रियल से टैक्सेबल में कन्वर्ट करना है। आप टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देते हो, रियल इनकम पे टैक्स नहीं देते हो। रियल इनकम किसको कहते हैं वो एग्जांपल से समझाना। अरे ये कोई कराता ही नहीं है, ये चीज ही नहीं है, ये बनाया ही मैंने है, क्रिएट ही मैंने किया है। ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई लॉ नहीं पढ़ा रहा, ये तो मैंने क्रिएट किया है। कि छोटे बच्चे जब इनकम टैक्स की शुरुआत करते हैं तो उनको दिक्कत आती है। मैंने रिसर्च किया, दिक्कत क्या आती है बच्चों को, टैक्स पढ़ने में क्या परेशानी आती है। वो बेस उनका क्लियर नहीं है। उन्हें लगता है कि हमने कमाया, इस पर टैक्स देना, यही तो इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते कुछ और है। इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किए, रियल इनकम, ये प्रयोग ही मैंने किए। खैर, बातों बातों में ये शब्द, हम ये सब डिस्कशन अभी नहीं करते, वो तो उस व्यक्ति के आने की वजह से करना पड़ गया। सिमिलरली ये 2 शब्द और देखिए, पर्सन और एसएससी। ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये लॉ के बनाए हुए, लेकिन ये मेरे बनाए हुए, ये शब्द बनाया ही मैंने है। पर्सन और एसएससी। पर्सन का मतलब होता है जो कमा सकता है, हु कैन अर्न। गौर कीजिएगा, हु कैन अर्न, हु कैन अर्न। और एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर। ऐसे एसएससी की परिभाषा लगभग 1 पेज की है, पूरे 1 पेज की परिभाषा है, लेकिन मैंने उसका इत्र बना दिया। इत्र, सुगंध का इत्र बना देते हैं ना, 1 बूंद में खुशबू फैल जाती है, वो इत्र है टैक्स पेयर। तो सर बाकी सब भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी हम इस बर्डन को क्यों डालें आपके दिमाग में। अभी आपका हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि चीजें आसान है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि इनकम टैक्स आसान है, मुश्किल नहीं है। फैक्ट तो कुछ और है, हाँ कुछ और तो है, लेकिन मैं हूं ही इसलिए, समझे नहीं, मैं हूं ही इसलिए कि इनकम टैक्स जो सच में मुश्किल है वो बच्चों को आसान लगना चाहिए, ना कि लगना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन भी ऐसे पानी की तरह सॉल्व होना चाहिए, इजी। मेरा कार्य ही यही है, टीचर हूं मैं, ज्ञानी पुरुष नहीं हूं कि मैं अपने नॉलेज, मेरे पास क्या क्या नॉलेज है वो सब आपको बताता चला गया। मेरे पास क्या है
वो आप तक पहुंचाना कैसे, वो सिस्टमैटिक वे मुझे जानना है ताकि आपको वो आसान लगे। ठीक है, तो बताइए पर्सन आप लोग हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। मंजू, साक्षी, ओम प्रकाश, आप लोग अभी एट प्रेजेंट पर्सन है कि नहीं? एग्जाम्पल छोड़िए, रियल फैक्ट बताइए, आप लोग एट प्रेजेंट पर्सन है कि नहीं? All you are person at present because who can earn, जो अर्न कर रहा है नहीं, जो अर्न कर सकता है। आप लोग अर्न तो कर ही सकते हो दोस्त, आप लोग अर्न तो कर ही सकते हो। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में मजा आएगा, पता है क्यों? वहां पर हैंड रेस करके आपको वॉइस भी आप भेज सकते हो, आप वॉइस से भी बात कर सकते हो, तो उसमें मजा आएगा। हाँ तन्मय, तन्मय आप भी पर्सन हो, हर कोई पर्सन है, जो भी आपके इर्द गिर्द दिख रहा है वो हर कोई पर्सन है, जो कमा सकता है वो पर्सन है। कमाता है नहीं कमाता है फर्क नहीं पड़ता, कमा सकता है वो पर्सन है, तो पर्सन हर कोई है। एसएससी इन फ्यूचर आप बनोगे टैक्स पेयर, यानी जो वाकई में टैक्स देने के लिए लायबल है, जो वाकई में कमाता है, वो कहलाता है एसएससी। एसएससी कौन है इनकम टैक्स का? अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? कहना एसएससी इनकम टैक्स का दूल्हा राजा है, कहना एसएससी इनकम टैक्स का हीरो है। इस हीरो के इर्द गिर्द ही कहानी चलेगी, कभी ये निगेटिव रोल कर लेगा, कभी पॉजिटिव रोल कर लेगा, हर चीज हीरो के इर्द गिर्द चलेगा। एसएससी की इनकम निकालो, एसएससी का टैक्स निकालो, एसएससी ने चोरी किया, एसएससी को पकड़ो, कैसे पकड़ा जाएगा? एसएससी एसएससी एसएससी, ये चारों तरफ घूमेगा। एसएससी ही हीरो है हमारा। चलिए, तो हमने क्या क्या शब्द प्रयोग किया आज, क्या क्या सीखा? रियल इनकम क्या होता है, टैक्सेबल इनकम क्या? 3 जोड़ा सीखना है मुझे, 3 जोड़ा सिखाना है, 3 जोड़ा। रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम जोड़ा नंबर 1, पर्सन एसएससी जोड़ा नंबर 2। अब तीसरा आपको सिखाना है क्या? तीसरा आपको सिखाने के लिए मैं चाहता हूं आपकी मदद, आप मेरी मदद करें। कैसे सर? मान लीजिए 2023, 2024, 2025, 2026 ये कुछ फाइनेंशियल ईयर हैं, ये कुछ फाइनेंशियल ईयर है। अरे कुछ क्या है, 3 फाइनेंशियल ईयर है, बात सीधी है, 3 फाइनेंशियल। ये 3 फाइनेंशियल, ठीक है, 23, 24, 24, 25, 25। आप सबको जवाब देना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जवाब देना क्योंकि वो टाइम लैग कर जाता है, मैं जब बोलता हूं तब आप तक पहुंचता नहीं है, तो मैं वेट कर लूंगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 5 जनवरी 2025, आपको जवाब देना है, पहले बॉक्स में आएगा, दूसरे बॉक्स में आएगा या तीसरे बॉक्स में, ये डेट कहां फॉल करेगा। इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप फाइनेंशियल ईयर को प्रॉपर वे में जानते हो, समझते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 फाइनेंशियल ईयर दे दिया, 5 जनवरी 2025 पहले, दूसरे, तीसरे कहां फॉल करेगा? पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में, तीसरे। वेटिंग फॉर यू। रिया, बस हम अभी आ रहे हैं आपकी बात। सिर्फ नंबर बोलो आप, 2, 1, 3 जो भी है नंबर बोलो। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें भाई, नंबर बताओ सर। नंबर 2, जरूरी नहीं है कि नंबर 2 सही हो भाई, आप अपनी बुद्धि से बताओ। आप ये ना देखो मेजॉरिटी क्या कह रहा है, आपको जो लग रहा है वो बताओ। आप जो लग रहा है अगर बताओगे तभी आप सीख पाओगे। पास आपको होना है, स्टूडेंट्स को नहीं। अरे क्लास तो पास हमेशा होता है, टीचर के बच्चे हमेशा पास होते हैं, आपको पास होना है, आपको इंडिविजुअल सोचो। तो आपको जो ठीक लगे वही आंसर किया करो ताकि आपको सीखने को मिले। इज्जत बेइज्जत कुछ मत सोचो। अरे भाई कोई नहीं फंस रहा है, सब ने सही जवाब दे दिया, चलो फिर ठीक है। 5 जनवरी 2025 जो है वो यहां कहीं फॉल करेगा। वेरी गुड, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया।
देखो मुझे बेसिक से शुरू करना था इसलिए मैंने पूछ लिया, इसमें बुरा नहीं मानता। अब मुझे आंसर चाहिए आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन। हम कमा लें पहले किसी एक वर्ष में, फिर अगले वर्ष टैक्स दें, या कमाते रहें और टैक्स भी साथ साथ देते रहें? कमाने के बाद टैक्स देना सही होता है, या कमा कमा के साथ साथ टैक्स देते रहे? एक महीने में जितने कमाया सरकार को टैक्स दे दिया, दूसरा महीना टैक्स दे दिया, या पहले एक साल पूरा कमा ले और फिर टैक्स दे? इनकम टैक्स ईयरली लगता है, जैसे जीएसटी क्वार्टरली और मंथली लगता है। जीएसटी में 90% केसेस है मंथली, 10% केस है क्वार्टरली। तो जीएसटी में मंथली टैक्स लगता है, यानी हर महीने जो भी आपने बेचा है उसका जीएसटी अगले महीने जमा करा दो। लेकिन इनकम टैक्स जो है वो ईयरली लगता है, ईयरली, ईयर बेसिस पर। तो मेरा प्रश्न है कि पहले कमा लें और तब टैक्स दें, यही होना चाहिए अर्न करने के बाद। बिल्कुल सही बोला जया ने। तो इसका मतलब जब आप यहां पर कमाएंगे, यहां जब आप अर्न करेंगे, तो इस अर्निंग का टैक्स आप यहां दें, फिर यहां भी आप कमाएंगे, इस अर्निंग का टैक्स आप यहां देंगे। एक फ्लो जरा गौर कीजिएगा, फ्लो क्या है? ऑलवेज वी आर पेइंग टैक्स ऑन लास्ट ईयर इनकम। वर्ड सुनिएगा, वर्ड वर्ड, ऑलवेज वी आर पेइंग टैक्स ऑन लास्ट ईयर इनकम। ऑलवेज वी आर पेइंग टैक्स ऑन लास्ट ईयर इनकम। लास्ट वर्ड को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इनकम। टेक्निकल है ना वर्ड। ऑलवेज वी आर पेइंग टैक्स ऑन प्रीवियस ईयर इनकम। ऑल ईयर कैन बी प्रीवियस ईयर यार। Year in which you earn is called previous year for next year when you are paying tax. Always we are paying tax on last year income. हम बैक हो जाते हैं कि लास्ट ईयर की इनकम पे मुझे टैक्स देना। And the year in which you are paying tax, after paying tax you will have to file ITR. After paying tax you will have to file ITR. After filing ITR, income tax department will check your ITR. Income tax department will examine your showing income, what you show, what you pay tax, whether it is correct or not. These processes are called assessment. Assess, assess मतलब determined. Assess मतलब determined. When you are determining taxable income for paying tax, जिस वर्ष में आप अपनी टैक्सेबल इनकम को डिटरमाइंड करते हो टैक्स जमा कराने के लिए, जिस ईयर में इनकम टैक्स विभाग आपकी इनकम को असेस करता है, कंप्यूट करता है, वर्कआउट करता है, उस ईयर को हम कहते हैं निर्धारण वर्ष। क्या 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 बोला आपने? निर्धारण वर्ष। निर्धारण मतलब होता है डिटर्मिनेशन वर्ष, डिटर्मिनेशन ईयर। और इसी के लिए लॉ मेकर ने इस शब्द का प्रयोग किया है असेसमेंट ईयर। ऐसा नहीं बोले, ऐसा नहीं बोलेंगे रिया करंट ईयर इज असेसमेंट ईयर। हम ये बोलेंगे कि असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पर। असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पर। आपका बोलना गलत नहीं है, बट ये हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पर। तो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये ऐसे सीक्वेंस में चलेगा। प्रीवियस असेसमेंट, प्रीवियस असेसमेंट, प्रीवियस असेसमेंट। एवरी ईयर कैन बी कॉल्ड प्रीवियस ईयर मेरे भाई। एवरी ईयर में बी कॉल्ड प्रीवियस ईयर, क्योंकि जिस ईयर में तुम पैसा कमाओगे प्रीवियस ईयर, उसका अगला असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर भी एक प्रीवियस ईयर होगा अपने अगले असेसमेंट ईयर के लिए। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। प्रतीक प्रजापति ने पहली बार, मतलब प्रतीक से पहली बार बात हुई मेरी, पहले भी आपने कुछ बोला होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया प्लीज। तो प्रतीक, आईटीआर मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न मतलब, रिटर्न मतलब वापस नहीं, रिटर्न मतलब स्टेटमेंट। रिटर्न मतलब वापस नहीं, रिटर्न मतलब क्या? स्टेटमेंट। रिटर्न मतलब क्या? स्टेटमेंट। रिटर्न मतलब क्या? स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न मतलब वो वापस वाला रिटर्न नहीं, वापस वाला रिटर्न नहीं, स्टेटमेंट। ओके, तो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो, आपकी इनकम को कंप्यूट करता है डिपार्टमेंट, तो उसको हम कहते हैं क्या? असेसमेंट ईयर। उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। ओके, तो बताइए, मैं अगर प्रीवियस ईयर को डिफाइन करूं, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। असेसमेंट ईयर को डिफाइन करूं, द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स इज पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम जो आपने अर्न किया है उसके टैक्सेबल पार्ट पर, क्योंकि टैक्सेबल इनकम निकालना होता है, टैक्सेबल पार्ट पे आप जिस साल टैक्स जमा कराते हो वो असेसमेंट। फिर से एक इंटरेस्टिंग इशू, ये डायग्राम तो मैंने ही बनाया है, ये डेफिनेशन भी मैंने लिखा है, ये डेफिनेशन भी किसी बुक में नहीं होगा। असल में ये डेफिनेशन सच्चा डेफिनेशन भी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात तो क्या है, ये डेफिनेशन इट इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन। सर तो आप गलत पढ़ा रहे हो क्या? मैं स्टूडेंट्स को टैक्स एक्सपर्ट बनाता हूं, और टैक्स एक्सपर्ट बनाने के लिए मुझे स्टेप कुछ खुद भी बनाने पड़ते हैं। पहुंचाना तो मंजिल पर है, लेकिन उस मंजिल पर पहुंचाने के लिए मुझे कुछ सीढ़ियां खुद बनानी पड़ती हैं। ये वो खुद बनाने वाली सीढ़ियां हैं। जब आप धीरे धीरे चीजों को पकड़ोगे तो आपके सामने मैं रखूंगा कि प्रीवियस ईयर की ये है परिभाषा लॉ में, उस परिभाषा से ये मैच करेगा, लेकिन ये क्या है? इत्र है, क्रक्स है। डेफिनेशन डायरेक्ट आप मैच कराओगे वो नहीं करेगा, मीनिंग मैच करेगा। असेसमेंट ईयर की परिभाषा आधे पेज की है, और ये परिभाषा ही मैंने तैयार की है। फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज पेबल, ये सब मैंने मैं बोलने की हैबिट नहीं है मुझे, लेकिन दिमाग तो, मैं भी इंसान हूं तो दिमाग वहीं चला गया बार बार। पूरी क्या है कि बार बार दिमाग जो है वो वहीं चला जा रहा है। इट्स ओके, लेकिन वो काम कर गया बंदा, जो भी था काम उसका क्या था, परेशान करना, वो कर गया। थोड़ा सा तुम्हें, थोड़ा सा मुझे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं वापस कन्वर्ट होना। तो आपको मैंने रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम ये शब्द दिए, पर्सन एसएससी ये शब्द दिए, और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये शब्द। मैंने आपको आज कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये है शब्द बताए और इसके मायने बताए, है शब्द और इसके मायने, और कुछ भी नहीं बताया। ठीक है जी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ही हमारी क्लास कल भी चलेगी, लंबी क्लास है बेसिक कंसेप्ट की, और यकीन कीजिए बेसिक कंसेप्ट को पूरा करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे 3 क्लासेस में कि आप अच्छे अच्छे टैक्स के नॉलेज वाले के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। क्योंकि इसी बेसिक कंसेप्ट में आपको टीडीएस के बारे में भी बताऊंगा, एडवांस टैक्स के बारे में भी बताऊंगा, और प्रतीक मजेदार बात यह है आईटीआर के बारे में भी। देखो ना, ये बेसिक कंसेप्ट वाला जो चार्ट है, ये देखो, इसी फर्स्ट चैप्टर में ही मैं ये सारी चीजें भी बताऊं। अब मुझे ये बताओ, आप ये तो जान गए कि टैक्सेबल इनकम होता है, जिस पर आप टैक्स देते हैं। बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या तो लिंक वो दे देंगे, या कैसे भी आपको पहुंचेगा, दे दिया होगा या दे देंगे, मैंने प्रोवाइड कर दिया है उनको आज की क्लास का। और जब आप एक बार ये YouTube से हट के अनअकैडमी चैनल पर आ जाओगे, तब तो हमारी आपकी 1-to-1 बातचीत होती रहेगी, तो सारी बातें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेबल इनकम आप समझ गए, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स देते। अब सरकार ने टैक्सेबल इनकम को वर्कआउट करने के लिए 5 टाइप बना दिया। बोला कि एक इनकम को हम सैलरी इनकम बोलेंगे, दूसरी इनकम को हम बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम,
तीसरी इनकम को हम बोलेंगे बिजनेस की इनकम या प्रोफेशन की इनकम। चौथी इनकम को बोलेंगे कैपिटल गेन की इनकम। और आखिरी इनकम बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो इनकम के 5 प्रकार हैं। अगर हम सीधी भाषा में बात करें, सिंपल लैंग्वेज यूज करें, तो इनकम के 5 टाइप हैं, प्रकार हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। समझ लीजिए जो इनकम यहां नहीं दिख रहा है आपको, उसको उन्होंने कह दिया अदर सोर्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक मजेदार इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है मैं समझाता हूं। अगर मैं आपके सामने इनकम रखूं तो क्या आप मुझे बता दोगे कि ये कौन सी इनकम है? मुश्किल होगा आपके लिए बताना, क्योंकि सर आपने मुझे पढ़ाया ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे। ये तो वही बात हो गई सर, बिना पढ़ाए आप पूछे जा रहे हो तो हम कैसे जवाब देंगे। आपका काम है ना ये बताना कि इनकम सैलरी की कब मानेंगे, हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम क्या होती है। एग्जैक्टली तो इसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा ट्रिक पकड़ा है। ये ट्रिक बहुत छोटा है लेकिन बड़ा यूजफुल है। ये ट्रिक बहुत छोटा है लेकिन यूजफुल है। क्या आप देखिए, ये जो आपको इनकम दिख रही है, ये इसमें मैंने क्या कौन सी इनकम हटा दी? गौर से देखिए, मैंने इसमें ये इनकम हटा दी। ये जो 4 हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस, ये 4 हेड्स जो हैं ये जनरली रेवेन्यू नेचर। ये जो 4 हेड हैं ये जनरली रेवेन्यू नेचर, और ये जो हेड है ये है कैपिटल नेचर। अब आपके सामने मैं इनकम रख रहा हूं, आप इस इनकम को पहले सोचना कि ये रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर। किस हेड में जाएगा ये मत बोलना, किस हेड में जाएगा ये मत बोलना, रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर। ठीक है, पहले क्या करोगे, रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर। अगर तुमको रेवेन्यू लग रहा है, रेवेन्यू तो जानते होंगे आप लोग, अकाउंट्स में भी देखा सुना होगा आपने रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो रेकरिंग नेचर है, जो बार बार प्रवृत्ति रखता है आने की, बार बार आने का, वो रेवेन्यू नेचर। कभी कभार तो वो कैपिटल नेचर, ये तो आप समझते हैं। अगर आपको इनकम रेवेन्यू नेचर की दिखती है तो फिर आपके पास 4 घर हैं। 4 घर में कौन सी इनकम होगी वो आप अपने दिल से पूछिएगा। सर दिल से कैसे काम चलाएंगे, लॉ है सर, लॉ में तो दिल नहीं चलता, दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन मेरे काम में दिल लग जाएगा, आपके दिल में जो आए आप वही आंसर करना, अगर रेवेन्यू नेचर है। और अगर कैपिटल नेचर है तो फिर दिल मत लगाना, कैपिटल गेन हो गया। बताओ, रिया के पास, नहीं रिया नहीं, अब तो मैं भूल गया किसको दिया था मकान, जया के पास मकान था, मकान का किराया आ रहा है। ये किराया किस हेड में जाएगा, जल्दी आंसर मत करना, किराया किस हेड में जाएगा, रेवेन्यू नेचर की कैपिटल नेचर? रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर है तो आपके पास 4 घर है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज। आपका दिल क्या कह रहा है कि जया की मकान का किराया, जया के मकान का किराया, जो किराए की इनकम वो पा रही है, वो किस हेड में जाना चाहिए? जवाब क्या होता है बताइए? रेवेन्यू नेचर एंड हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप देखेंगे कि मकान का किराया आप यहां लेकर आ, इसी मकान को जया ने बेच दिया। अरे तंग आ गई किराया खा खा के, बेच दिया एक दिन।
इसी मकान को जया ने बेच दिया, तो बताइए बेचने से जो इनकम आएगी वो कौन सा नेचर? कैपिटल नेचर। नाउ इट शुड कम अंडर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, गेट इट पॉइंट? मकान का किराया, हाउस प्रॉपर्टी, मकान को बेच दिया, कैपिटल गेन। कहां चला जाएगा ये कैपिटल गेन? सुनिए, तन्मय बिल्डर है और उसका काम है मकान बना बना के बेचना। जया ने भी मकान बेचा है, तन्मय भी मकान बेच रहा है, तन्मय का काम ही मकान बेचने का है, वो रियल एस्टेट का काम करता है। इन दैट केस तन्मय जब मकान बेचेगा तो वो कहां जाना चाहिए? रेवेन्यू नेचर आ गया। और रेवेन्यू नेचर आ गया तो हमने कितने घर आपको बना के दिए रेवेन्यू नेचर के? हाउस प्रॉपर्टी बनना चाहिए या बिजनेस प्रोफेशन बनना चाहिए? तन्मय का बिजनेस ही है मकान बेचने का, तो बिजनेस प्रोफेशन बनना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो एक ही मकान से आप 3 तरह की इनकम जनरेट कर सकते हैं। किराए की इनकम बेचकर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो, और अगर आपका धंधा ही बेचने का है तो बिजनेस प्रोफेशन। बताइए ये किसको बनाऊं? ये अनन्या बना दूं? मान लीजिए ये अनन्या का फोटो है, ऐसा नहीं होगा शायद, चश्मा लगाती नहीं लगाती, मैंने वैसे एक एग्जांपल ले लिया, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो मान लीजिए ये ज्वेलरी बेच रही है, अनन्या ज्वेलरी बेच रही है, तो ज्वेलरी बेचने का धंधा थोड़ी है इसका काम थोड़ी है ज्वेलरी बेचने का। इन दैट केस ये कैपिटल नेचर का हो गया, तो कैपिटल गेन में चला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर भूषण हमारा, प्रतीक हमारा ज्वेलरी की दुकान चला रहा है, ओनर है ज्वेलरी की दुकान का, ज्वेलर है वो, अब ज्वेलर है और तब वो ज्वेलरी बेच रहा है, तो वो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, फिर कहां चला जाएगा? बिजनेस प्रोफेशन में। तो इस तरह से आपको बाइफरकेट करना मैं नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में ही सिखाऊंगा। आपके फ्रेंड्स जो कल ज्वाइन करेंगे उनको प्लीज प्लीज कह दीजिएगा, एक तो बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट से बचने के लिए, और आज की क्लास देख लेने। जब आज की क्लास वो देखेंगे तब कल की क्लास में मजा आएगा। कल की क्लास 4 बजे सेम टाइमिंग में मिलते हैं। मुझे इतना तो बता दीजिए कि आपको मजा आया कि, और ये मजा बढ़ेगा। इनकम टैक्स में गजब की बात यह है कि ये जो आज मजा आया वो कल मजा इससे ज्यादा आएगा और वो बढ़ता जाएगा। समझ बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, देखो 1.5 घंटे में इतना ही पढ़ा पाया। कल फिर हम पढ़ेंगे इसके आगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। कोई होमवर्क नहीं बेटा, मैं तो बताना ही भूल गया, होमवर्क वाला काम बहुत कम देता हूं मैं। ये तो बताना भूल गया, होमवर्क का काम ही कम देता हूं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जब हम शुरू करेंगे ना, तो शुरुआत के 5-6 लेक्चर होमवर्क ही नहीं होगा, उसके बाद होमवर्क होगा 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, इससे ज्यादा होमवर्क नहीं देता मैं। उतना ही देना है जितना तुम कंज्यूम कर सको। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।